हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अपनी ठीक ठाक तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब आपका जो फॉर्म है आने ही वाला है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जो हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की 1500 क्वेश्चंस, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बाद से ही। टॉपिक आपके पास सारे हैं और इन्हीं 1500 क्वेश्चंस में से आपके पास जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। आप सभी लोग एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, ये आपका काम है। सभी बच्चों तक क्लास पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा अपने क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि बताओ बेकिंग सोडा एक है, मतलब बेकिंग सोडा आप क्या है, इसी को आप बोल सकते हो खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, तो आप ध्यान रखना अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की अपने, तो बेकिंग सोडा बेटा क्या हो जाता है। बेकिंग सोडा आपका क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा अगर हम देखें, बेकिंग सोडा अगर देख लिया जाए तो कहोगे सर बेकिंग सोडा क्या हो जाता है, तो यही सर खाने वाला सोडा है क्या। खाने वाला सोडा हमारा हो जाता है, इसी को बोलोगे खाने वाला सोडा, ठीक है ना। खाने वाला सोडा। तो ये जो खाने वाला बेटा सोडा होता है तो ये क्या है, इससे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। कौन सा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या हो जाता है, NaHCO3। ये हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसा है, क्षार है या अम्ल है, तो आप कहोगे सर ये क्षार है। कैसा है, तो कमजोर क्षार है। ये क्या है हमारा, आपसे पूछा जाए तो आप कह दोगे क्या कि ये कमजोर क्षार है हमारा। ये हमारा ये हमारा कमजोर क्षार है, ठीक है ना। कमजोर मतलब वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक है ना, लिख लो। ये क्या है हमारा, तो ये कमजोर क्षार है आपसे कहा जाए तो। अगर आपको से ये भी पूछ ले कि ये पानी में घुलकर क्या बनाता, तो आप कहोगे सर जब इसको पानी के साथ घोला जाता तो ये क्षारीय घोल बनाता है। जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी के साथ घोला जाता है, किसके साथ, पानी के साथ घोला जाता है। जब इसे पानी के साथ घोला जाता है, जब इसे पानी के साथ घोला जाता है तो क्या बनाता है, तो आप कहोगे सर ये क्षारीय घोल बनाता है। क्या बनाता है, तो आप कहोगे सर क्षारीय घोल बना देता है, क्षारीय घोल बना देता है, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी बेटा किसकी, खाने वाले सोडा की। खाने वाली सोडा की अगर बात साथ ही साथ कर ले पीएच मान, तो पीएच मान 8 से 9 के बीच हो जाता है, ठीक है। पीएच मान 8 से 9 के बीच इसका हो जाता है ना, 8 से 9 के बीच हो जाता है। और अगर ये अम्लों के साथ क्रिया करे, अम्ल के साथ क्रिया करता तो क्या बना देता है, CO2 गैस निकालता है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप कहोगे CO2। तो ये जानकारी आपके लिए कि सर बेकिंग सोडा क्या है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। अगर पीएच मान की बात करें तो पीएच मान इसका 8 से 9 के बीच होता है। और साथ ही साथ कैसा है, तो कमजोर क्षार है। अगर हम इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा दें तो ये क्षारीय घोल दे देता है। और अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, अम्लों के साथ करा दें, अम्ल यानी एसिड के साथ, तो हमें कौन सी, CO2 गैस दे देता है, ठीक है, CO2 गैस देता है। अब अगर हम बात करें पीएच स्केल की, पीएच यानी पीएच मान क्या है, तो पीएच स्केल की अगर हम बात करें, पीएच स्केल की बेटा बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो। डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन पूछा गया, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इस पी का अर्थ अगर पूछा जाए जर्मन भाषा में, अगर पी का अर्थ जर्मन भाषा में पूछा जाए तो इसका हो जाता है पोटेंज। क्या हो जाता है, पोटेंज हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, पोटेंज हो जाता है, पोटेंज हो जाता है, ठीक है ना, पोटेंज हो जाता है। तुमसे कहा जाएगा कि बताओ जो पीएच स्केल है इसमें पी का अर्थ क्या, तो कहोगे सर पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की सांद्रता। लेकिन अगर कहा जाए कि जर्मन भाषा में पी का अर्थ क्या है, तो कहोगे सर जर्मन भाषा में पी का अर्थ है हमारा पोटेंज हो जाता है, ठीक है ना, पोटेंज हो जाता है। ये पीएच स्केल होता क्या है, तो 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक हमारा पीएच स्केल होता है। बीच में कहीं 7 बैठा दिया जाता है, 7 तक, मतलब 0 से लेकर 7 तक इसके जो नेचर यानी प्रकृति होती कैसी होती, अम्लीय होती है। मतलब 0 से अधिक, 7 से कम है अगर किसी का मान, तो वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। और ये पीएच स्केल दिया किसके द्वारा गया था, जो पीएच स्केल था सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया।
किसके द्वारा? सन सोरेनसन व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो ये सारी जानकारी बेटा तुम्हें ध्यान रखनी है, सारी जानकारी तुम्हें ध्यान रखनी है कि बेकिंग सोडा एक है हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, उदासीन पदार्थ है, या क्या है? तो क्या है? कमजोर क्षार है, यानी क्षारीय पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा ना। अगर यहीं पे पूछ लिया था कि सर धावन सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो कहोगे क्या? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी पानी के 10 अणु पाए जाते हैं, पानी के 10 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था हमारा पहला आज का, जिसका सही जवाब हो जाएगा बेसिक सब्सटेंस यानी क्षारीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से अम्लीय है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? अभी तो बताया दूध, नींबू, नमक और चीनी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी? नींबू की, तो नींबू की बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो नींबू जो है हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा जाता है। तो आप कहोगे सर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारा नींबू है उसमें कौन सा? उसमें हमारा साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के साथ साथ संतरा में पूछा जाए तो नींबू में और संतरा में कौन सा? नींबू और संतरा में दोनों में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अगर साथ ही साथ बात की जाए कि ये क्या है, तो कहोगे सर ये मजबूत अम्ल है हमारा। ये क्या है? जो मजबूत अम्ल होता है, ये क्या है हमारा? जो मजबूत अम्ल है। जो हमारा क्या है? तो कहोगे सर ये मजबूत अम्ल है हमारा। ये क्या हो जाता है? मजबूत अम्ल है। और इसकी पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू 2 से 3 होता है, ठीक है ना। अगर बात करें दूध ऑप्शन दिया गया, तो दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो दूध में कहोगे सर लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में हमारा क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन ये कैसा है? तो ये कमजोर अम्ल है। ये क्या है हमारा? ये कमजोर अम्ल है। ये क्या है? ये कमजोर अम्ल है। अगर इसके पीएच की बात करें तो 6.5 से 6.7 के बीच होती है इसकी पीएच वैल्यू। इसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 6.7 के बीच होता है ना। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए तुमसे कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहोगे सर नींबू और संतरा में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो हमारा क्या है? ये हमारा मजबूत अम्ल हो जाता है और जिसकी पीएच वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 2 से 3 के बीच होती है। लेकिन जो दूध है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहोगे सर दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये क्या हमारा? वीक एसिड हो जाता है, यानी कमजोर अम्ल हो जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है? 6.5 से लेकर 6.7 के बीच हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर कहा जाए ऑप्शन कौन सा राइट होगा, मतलब कौन अम्ली है, तो कहोगे सर नींबू हमारा अम्ली हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर बात की जाए कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, जो हमारे अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, तो कहोगे सर जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद हमारा खट्टा होता है और जो क्षार होते हैं उनका स्वाद हमारा कड़वा होता है, ठीक है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है और जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? वो उनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है? अभी तो बताया ना, अभी तो बताया क्या, देखो अगर बात करें हम अम्ल की, तो अम्ल का स्वाद बेटा कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा, यानी जिसे आप सॉर कह सकते हो। कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्षार की, ये बेटा तुम्हारा हो जाता है एसिड और ये हो जाता है तुम्हारा बेस। ये हो जाता है क्या? बेस। तो अगर बात की जाए क्षार की, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कड़वा होता है यानी बिटर होता है, ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। तो दूध कड़वा नहीं होता है, आंवला कड़वा नहीं होता है, नमक का घोल भी कड़वा नहीं होता। लेकिन अगर साबुन के घोल को तुम देखोगे, तो साबुन का घोल बेटा कैसा होता है? साबुन का घोल देखना, साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारी होता है। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारी होता है। साबुन का घोल कैसा होता है? कहोगे सर जो हमारा ये होता है ये कैसा होता है? क्षारी होता है। और कैसा? साबुन सोडियम स्टीरेट जैसे क्षार है। अगर पूछा है साबुन में कैसे, तो कहोगे सोडियम स्टीरेट जैसे क्षार है ना। अगर पूछा है जो हमारा साबुन है उसमें कैसे क्षार हैं, तो कहोगे सर सोडियम स्टीरेट जैसे क्षार हैं, इसीलिए इनका स्वाद कैसा होता है? इसीलिए इनका स्वाद बेटा बिटर यानी कड़वा होता है। इसीलिए इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। दूध, इसका स्वाद हल्का मीठा होता है।
इसका स्वाद हल्का मीठा हो जाता है। दूध कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? स्वाद लैक्टिक एसिड, हल्का मीठा हो जाता है। आंवला, आंवला स्वाद कैसा? खट्टा होता है। आप कहोगे सर आंवला जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, आंवला जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे रसदार फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और नमक यानी सॉल्ट, जो आप सभी लोग जानते हो NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साबुन का घोल, साबुन का घोल। ठीक है। और नमक का घोल कैसा होता है? इसका स्वाद नमकीन टाइप का लगता है, नमकीन टाइप का लगता है ना, तो ध्यान रखना। ये लिटमस पेपर की भी बात करेंगे अभी हम लोग। कह रहा लॉरी ब्रॉन्स्टेड अवधारणा के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षार है? कौन सा क्षार है? तो आप सभी लोग देखो, एक ऑप्शन दिया गया है HCl, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। वो सब ध्यान रखना क्या है? हाइड्रोजन जिसमें उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं। देखना, ध्यान रखना। HCl की अगर हम बात करें बेटा, किसकी बात करें? HCl की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है ना, तो ये क्या हो जाता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या? इसी को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसी को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इस HCl में क्या होता है, तो कहोगे सर प्रोटॉन दाता होता है इसलिए अम्ल है। इसमें प्रोटॉन क्या होता है? इसमें प्रोटॉन पूछा जाएगा कि इसमें प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन डोनर है, इसीलिए क्या ये एसिड है। इसलिए क्या? अम्ल यानी एसिड है। इसलिए क्या? अम्ल यानी एसिड है। इसलिए अम्ल यानी क्या है? इसलिए अम्ल क्या है? एसिड है ना। और अगर हम बात करें NH4 दिया है, NH4 दिया है, तो NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये NH4 प्रोटॉन दे देता है। क्या? प्रोटॉन देकर क्या बना लेता है? प्रोटॉन देकर NH3 बना लेता है। क्या बना लेता है? NH3 बनाता है। NH3 बनाता है, इसलिए ये अम्ल है। इसलिए ये अम्ल है। इसलिए ये अम्ल है। NH3 क्या होता है? तो कहोगे सर NH3 हमारा होता है अमोनिया। NH3 हमारा क्या है? तो कहोगे सर NH3 हमारा क्या हो जाता है? अमोनिया। ठीक है ना। तो HCl बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरिएटिक अम्ल भी इसी को कहते हैं, जो प्रोटॉन दाता है इसलिए ये अम्ल बना देता है। ठीक है। और NH4 प्रोटॉन देकर क्या? NH3 बनाता है, इसलिए ये अम्ल है। तो NH3 क्या हो जाता है? अमोनिया हो जाता है। ठीक है ना। H2O आप सभी लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? आपका वाटर यानी पानी है। ये आपका क्या है? वाटर यानी पानी है। तो सभी देख रहे हो, सभी में आपके हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी ये क्या है? ये आपके बेटे अम्ल का काम करेंगे। लेकिन आयोडीन, आई जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा फलों का खट्टा बनाने के लिए, फलों को खट्टा बनाने के लिए बनाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो ध्यान रखना, जो फलों को खट्टा बनाते हैं उसमें क्या? अम्ल होता है। जो फलों को खट्टा बनाते हैं, फलों को खट्टा बनाते ना, फलों को अम्ल जैसे, अम्ल जैसे कौन कौन से खट्टा बनाते हैं बेटा? अगर बात करें कि फलों को अम्ल जैसे, आप कहोगे सर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। नींबू और संतरा, नींबू लेमन हो और संतरा ऑरेंज हो गया। नींबू और संतरा में आपका बेटा क्या पाया जाता है? ठीक है ना, ये सिट्रिक एसिड। अगर बात करें मैलिक एसिड की, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड की बात करें तो ये सेब में हो जाता है। ठीक है ना। अगर टार्ट्रिक एसिड की बात करें, टार्ट्रिक एसिड की बात करें, टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये अंगूर, ग्रेप्स में पा लिया जाता है। ठीक है। और ये सब क्या? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में बेटा क्या? खट्टे होते हैं ना। और टार्ट्रिक ध्यान रखना इमली में भी पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें? इमली में भी पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में भी पाया जाता है। तो फलों का अम्ल जैसे सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज यानी नींबू और संतरा में पाया जाता है। मैलिक एसिड यानी सेब में। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में। अगर हम बात करें जो अम्ल हैं, जो हमारे अम्ल हैं बेटा, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो कहोगे सर जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है।
जो हमारे अम्ल होते हैं उनका पीएच मान बेटा 7 से कम होता है, लेकिन जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान, उनकी पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान 7 से अधिक लेकिन 14 से कम होता है, लेकिन 14 से कम होता है। बात क्लियर है? बोलो या सुनो। क्या कहोगे सर? जो क्षार होते हैं, जो हमारे बेस होते हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है, जो हमारे क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 से तो अधिक होती है, लेकिन 14 यानी 7 से तो आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन 14 से कम होती है। लेकिन अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम 0 से अधिक होती है। 0 से अधिक 7 से कम वो हमारे क्या हो जाएंगे? एसिड। और 7 से अधिक 14 से कम वो हमारे बेस। लेकिन अगर किसी की एग्जैक्ट 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। वो कैसा होगा? तो आप कहोगे सर वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब वो कैसा होगा? तो वो हमारा न्यूट्रल होगा। और वाटर यानी पानी जो है हमारा, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ये हमारा उदासीन होता है। तो क्या कह रहा था? फलों को खट्टा बनाने वाला पदार्थ का नाम बताइए। तो हमारे कौन से हो जाएंगे? एसिड्स हो जाएंगे। एसिड्स हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा आवोगाद्रो संख्या परमाणुओं की संख्या दर्शाती है। तो सबसे पहले तो आप ये याद करो कि जो हमारा आवोगाद्रो होता है, बेटा, इसकी संख्या क्या होती है? आवोगाद्रो जो संख्या होती है, तो आप कहोगे क्या? आप कहोगे सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या, जो 1 मोल परिभाषित करती है, क्या कहोगे आप? सर जो हमारा 12 ग्राम है, किसकी बात कर रहा है? अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा कार्बन 12, अगर हम इसकी बात कर लें, कार्बन 12 यानी C12 की हम बात करें कि सर ये जो हमारा कार्बन 12 है ये क्या करता? तो कहोगे कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या, सर परमाणुओं की संख्या है जो 1 मोल परिभाषित करती है। 1 मोल परिभाषित करती है। क्लियर है ना? तो आवोगाद्रो संख्या पूछ ली जाए तो क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और आपका जो राइट हो जाएगा कौन सा? कार्बन 12 यानी C12 में परमाणुओं की संख्या है जो 1 मोल परिभाषित करती है। हम न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे, बस यहाँ से आप इतना ध्यान रखो कि 12 ग्राम यानी C12 हमारा इसका क्या हो जाएगा? C12 हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस में 6 ग्राम कार्बन और C12 जितने कार्बन परमाणु हैं? किसमें? तो ऑप्शन दिया गया 6 ग्राम एथेन, 8 ग्राम मीथेन और 21 ग्राम प्रोपेन और 28 ग्राम। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, निम्नलिखित में से किसमें 6 ग्राम कार्बन और कार्बन 12 जितने कार्बन है, तो कहोगे सर 8 ग्राम मीथेन। 8 ग्राम मीथेन। अगर हम बात करें मेथ की, मेथ मतलब मेथेन कह लो, आप क्या कह लो? मेथेन कह लो। अगर आप कह लो मेथेन, क्या कह लो? मेथेन कह लो बेटा। तो जो मेथेन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। CH4 होता है यानी प्राकृतिक गैस है। अगर अब कहा जाए CH4 किस में पाई जाती है, तो CNG में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? तो CNG में पाई जाती है मेथेन गैस। CNG में पाई जाती है मेथेन गैस, जिसे कहते हो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जिसे कहते हो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ना। अगर यहीं पर हमने कहा तो LPG में क्या पाया जाता है? LPG में क्या पाया जाता है? कहोगे सर ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। पूछा जाएगा कि बताओ LPG किन का मिश्रण है, तो कहोगे सर प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। LPG जिसे आप कहते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे कहते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ध्यान रखना बेटा, क्या मेथेन जो CH4 होती है जो पाई जाती है किसमें? आपकी CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में। LPG में पाई जाती है किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण हो जाता है, जिससे आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हो। अगर तुमसे कहा जाए जो CH4 है यानी मेथेन है, कहाँ पाई जाती है, तो कहोगे क्या? सर जो हमारी मेथेन है ये सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है, दलदली स्थानों पर पाई जाती है, धान के खेत में पाई जाती है,
जुगाली करने वाले जानवरों में पाई जाती है। सारी ऑप्शन वही है कि मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो धान के खेत में, सड़े गले स्थानों पर, दलदली स्थानों पर, जुगाली करने वाले जानवरों में, तो ये सब में पाई जाती है मीथेन CH4। अगर आपसे कहा जाए मीथेन का दूसरा नाम, तो मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 111 ग्राम 111 ग्राम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में कुल आयनों की संख्या 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। तो ध्यान रखना CaCl2 में बात करें तो कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। अगर हम बात करें किसकी, CaCl2, जिसे आप कहोगे क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसका मोलर द्रव्यमान निकालना हो, इसका मोलर द्रव्यमान, तो ध्यान रखना कितना बेटा, अभी याद कर लो, क्योंकि हम लोग इसके क्वेश्चन न्यूमेरल देखेंगे। इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं ना। इसको आप अभी ध्यान कर लो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ध्यान रखो कि 111 जो कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें आयनों की संख्या क्या है। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे ना, परमाणुओं की संख्या गुणे आणविक द्रव्यमान, वही लगने वाला है। अभी आपको कुछ समय के लिए ध्यान रखो कि अगर हम 111 ग्राम CaCl2 ले लें तो उसमें हमारे कितने आयन्स होंगे, यानी कितने मोल होंगे, तो कहोगे सन 3 मोल होंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको हम लोग एक सीरीज देंगे जिसमें आपको जितने भी केमिस्ट्री के न्यूमेरल बन सकते हैं सारे ही न्यूमेरल हम उसमें करा देंगे, ठीक है ना। सारे न्यूमेरल हम लोग उसमें देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन का प्रतिशत अधिकतम है। जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिशत किसमें अधिकतम है, तो कहोगे सर ऑप्शन दिया गया CH4, C2H4, C2H6 एंड C2H6। तो ध्यान रखना अगर हम बात करें हाइड्रोजन का प्रतिशत किसमें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो कहोगे सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक है हमारा CH4 में। किसमें, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के प्रतिशत की, तो सर्वाधिक हो जाता है कितना, ठीक है ना, CH4 क्या है आपका, मेथेन हो जाता है। अगर हम बात करें यहीं पे किसकी, C2H6 C2H4 की, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने कहा CH4, एक चीज और सीख लो बेटा, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि इसको नहीं सीखोगे तो काम हमारा चलेगा नहीं। एल्केन यहाँ पे कौन सा है, एन शब्द जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इन शब्द जुड़ा हुआ है यानी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आइन शब्द जुड़ा हुआ है यानी ट्रिपल बॉन्ड। पूछा जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, एन शब्द, डबल इन और ट्रिपल आइन। अगर हम कहें इनके सामान्य सूत्र की, अगर एल्केन का सामान्य सूत्र देखें तो क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। लेकिन अगर इसकी बात करें तो CnH2n, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन कितने, अगर हम N की जगह पे 1 पुट कर दें, N की जगह 1 पुट कर दें तो देखो N 1 हो गया, 2 × 1 + 2, तो C तो 1 हो गया कार्बन, 2 1 कम 2 और 1 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया। तो अगर N की संख्या 1 ले लें, अगर N की संख्या 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, CH4। अगर N की लोगे 2 तो क्या बनेगा, देखो C2H4 यानी एथेन, मेथेन, एथेन। अगर इनके रूट वर्ड की बात करो तो मेथ, एथ, और एन क्या लग गया, इनका सफिक्स है एन, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो मेथेन, एथेन। इसी तरह से प्रोपेन आएगा C3H8, ठीक है ना, C3H6 बेटा, क्योंकि एन का मान कितना रखोगे तो एन का मान अगर कितना रखोगे, एन का मान 3 रख दोगे, एन का मान कितना रखोगे 3, तो 2n हो जाएगा ना। C3H2 × 3 + 2, तो C3, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी H8, सही है, C3 और H8 हो जाएगा ना। और इसी तरह ब्यूटेन C4H10, तो आप रखते जाओगे इस तरह से, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब कुछ निकालते जाओगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2, एल्कीन का ये और एल्काइन का ये।
और ये हो गया आपके मीथेन प्रोपेन। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी CH4 में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत हाइड्रोजन का किस में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा CH4 में। CH4 में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, कह रहा कि बताओ n बराबर 3 1 बराबर 2 वाला ऑर्बिटल नाभिक है जो हमारा n का मान 3 है, n का मान 3 है, n का मान 3 है और 1 का मान 2 है, तो वो किस ऑर्बिटल में आएगा, तो कहोगे सर 3D ऑर्बिटल में आएगा। किस में आ जाएगा, क्योंकि 3 हो गया तो 3D ऑर्बिटल में आएगा। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान वाला चैप्टर है इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर हम बात करें, ये बेटा क्या है, देखो ये एटम है तुम्हारा, एटम यानी परमाणु, और इसके अंदर क्या है, ये नाभिक हो जाता है। पूछा जाएगा कि बताओ नाभिक में कौन रहता है, तो कहोगे सर नाभिक में आपके क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे बाहरी कक्षाओं में बेटा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारी बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारी बाहरी कक्षाओं में क्या लगाते रहते, चक्कर लगाते रहते। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में बेटा क्या लगाते, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहते। अगर हम कहें कि बताओ नाभिक पर कैसा आवेश होता है, यानी नाभिक यानी न्यूक्लियस जो उस पर कैसा चार्ज होता है, नाभिक जो होता है हमारा, नाभिक जो हमारा होता है, नाभिक पर आवेश कैसा होता है बेटा, नाभिक पर आवेश कैसा होता है, तो तुम क्या कहोगे सर जो नाभिक होता है उस पर धनावेशित चार्ज होता है। उस पर कैसा, उस पर धनावेशित आवेश होता है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे कैसे बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन अगर हमने देखा तुमसे कहें कि बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, तो इस पर ऋणावेशित होता है, इस पर ऋणावेशित होता है, इस पर धनावेशित होता है, इस पर धनावेशित होता है, और इस पर उदासीन होता है। मतलब इस पर भैया कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। इस पर कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इस पर कैसा होता है, तो कहोगे सर इस पर हमारा निगेटिव चार्ज होता है, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। इस पर न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, प्रोटॉन पर कैसा होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है उदासीन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रल की बात करोगे तो नाभिक पे कैसा हो जाएगा, तो नाभिक पे धनावेशित नहीं हो जाएगा भैया, वो तो न्यूट्रल ही है न्यूट्रॉन। तो बचा क्या, पॉजिटिव, यानी नाभिक पर कैसा आवेश हो गया, तो नाभिक पर हमारे धनावेशित आवेश हो गया। नाभिक पर कैसा हो गया, और नाभिक के बाहर की बात करें तो ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ही कक्षा में घूमते रहते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हमारे थे जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, जे टॉमसन थे हमारे, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज करने वाले तो गोल्डस्टीन थे। प्रोटॉन की खोज करने वाले हमारे बेटा कौन थे, तो गोल्डस्टीन। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन दिया जाए तो गोल्डस्टीन को टिक करना, ना कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी मिल सकते हैं, रदरफोर्ड जब गोल्डस्टीन नहीं होंगे तब मिलेंगे, जब गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं होंगे तब तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था। प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम देने वाले हमारे कौन थे, प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम देने वाले हमारे थे बेटा कौन, रदरफोर्ड। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे ये प्रोटॉन की खोज करने वाले मेन कौन हो जाते हैं, तो कहोगे सर खोज करने वाले हमारे जो हो जाते हैं वो गोल्डस्टीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो तुम किसको टिक करके आओगे बेटा, गोल्डस्टीन को, ना कि रदरफोर्ड को, ठीक है। अगर रदरफोर्ड पूछा है कि प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक, ठीक है ना। एक और पूछ लिया है पॉजिट्रॉन, यहीं पे लिख लेना, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, 1932 ईस्वी में कार्ल एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना कार्ल एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कहोगे किसने, पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल एंडरसन ने, सन 1932 ईस्वी, ठीक है ना।
तो ये सारी बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल होता है हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल मिलेगा, पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल मिलेगा, तो न्यूट्रल खत्म कैसा, धनावेशित, और बाहर क्या रहता है, वो बाहर तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज की जाए, पॉजिट्रॉन की खोज कॉल एंडरसन ने सन 1932 ईस्वी में की थी। ये आपका सारी बातें रही। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संयोजन व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दर्शाता है। कौन है जो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दर्शाता है, कौन है जो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दर्शाता है, तो NaCl, NaBr, NaI, NaCl, NaBr, NaI, या CH2, CO2, SO2, ठीक है। और सी दिया गया है PCl3, PCl5, PCl3, PCl5, N2O3, N2O4, N2O5। तो ध्यान रखना, कह रहा कि निम्नलिखित संयोजन में से व्युत्क्रम अनुपात के नियम को कौन दर्शाता है, तो कहोगे सर NaCl, NaCl, NaBr और NaI, मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड ये क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, NaCl ये क्या हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसे आप कहोगे क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है ना, साधारण नमक भी कह सकते हो क्या, इसी को आप क्या कह सकते हो, साधारण नमक यानी सॉल्ट, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले लिख लेना बेटा, जैसे ये हो गया NaCl। अगर बात करें हम धामन सोडा की, धामन सोडा की बात कर लें, तो ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला तो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2, यानी सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा ना। अगर हम यहीं पे बात कर लें तुम्हारी किसकी बेटा, बेकिंग पाउडर, यानी खाने का सोडा भी कह सकते हो, खाने का सोडा, खाने का सोडा, यानी NaH, NaHCO3, जिसे क्या कह सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे क्या कह सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या कह सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ लाफिंग गैस किसको कहते हो, लाफिंग गैस किसको कहते हो, लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस किसको कहते हो, लाफिंग गैस किसको कहते हो, तो क्या कहोगे, लाफिंग गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस हंसने या हंसाने वाली गैस, हंसने या हंसाने वाली गैस N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। लाफिंग गैस हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस, ठीक है ना बेटा। जो लाफिंग गैस है यानी हंसने वाली गैस है, जो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, और जो खाने का सोडा NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो, धामन सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हो, NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। तो आपसे कहा गया NaCl, NaBr, NaI, Br होता है बेटा ब्रोमीन, आई होता है आयोडीन, ठीक है ना। ये सभी हमारे किसके हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब हैलोजन समूह में आते हैं, ठीक है ना। किसमें, क्लोरीन, क्लोरीन, अगर हम बात करें हैलोजन ग्रुप की, लिख लो ये किस ग्रुप में आते हैं, तो हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ये किस में आते हैं, पूछा है हैलोजन ग्रुप में कौन कौन, तो कहोगे सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो ये सब किस में आते हैं, तो कहोगे सर ये आपके हैलोजन ग्रुप में आ जाते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं, हैलोजन ग्रुप में आ जाते हैं, क्लियर है ना। तो बढ़े आगे हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा बताओ सबसे अधिक अणुओं की संख्या है, सबसे अधिक अणुओं की संख्या, ऑप्शन 28 ग्राम, 46 ग्राम, 36 ग्राम या 54 ग्राम। सबसे अधिक अणुओं की संख्या है, सबसे अधिक अणुओं की संख्या है, तो ध्यान रखना
जो हमारे 36 ग्राम H2O दिया है, 36 ग्राम H2O दिया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो अणुओं की संख्या निकालते हो कैसे निकालते हो, तो मोल गुणे आवोगाद्रो संख्या, क्या मोल गुणे आवोगाद्रो संख्या जो है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। ये न्यूमेरल हम लोग सब लोग एक एक करके देखेंगे, न्यूमेरल को एक एक करके देखेंगे। अगर हम बात करें सीओ की, अगर हम बात करें सीओ, ये दिया गया ना 28 ग्राम सीओ, तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेटा। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब ये पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ प्राप्त होती, तो कहोगे गाड़ियों से, जब गाड़ियां चलती तो उससे निकलने वाले धुएं में हमें क्या मिलता है, तो उससे हमें मिलती कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल जाती है बेटा चलती हुई गाड़ी के निकलने वाले धुएं से, चलती हुई गाड़ी के निकलने वाले धुएं से, ठीक है ना। अगर दिया गया C2H5OH, दिया गया C2H5OH, C2H5OH, ये हमारा हो जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, कह सकते हो क्या शराब, कह सकते हो क्या शराब। और अगर इसको कहा जाए CH3OH भी लिख लो, तो ये हो जाता है बेटा क्या, ये हो जाता है हमारा मेथिल एल्कोहल, ये हमारा हो जाता है क्या, ये हो जाता है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, या इसी को कह सकते हो स्प्रिट, स्प्रिट जो घाव धोने के काम आती है, जो घाव धोने के काम आती है। और ये H2O आप सभी लोग जानते हो पानी, अगर साथ में कह दिया जाए CH3COH, CH3COH, ये क्या होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड, ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, ध्यान रखना, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो कहोगे सर सिरका में पाया जाता है। और सिरका किस विधि से तैयार किया जाता है, तो सिरका हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। और इसका एक अन्य नाम भी ध्यान रखो, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और HCOOH, इसे हम लोग कहते हैं क्या, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। ये किस में पाया जाता है, तो चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी या बिच्छू के डंक में, चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। इसका अन्य नाम ध्यान रखो, तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ध्यान रखना बाबू, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना कि सर CO क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ उपस्थित होती है, तो जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं उनसे निकलने वाले, सड़क पे चलने वाली गाड़ियों के निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अगर बात करें CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो जाता है, ध्यान रखना, CHCl3, ठीक है। C2H5 ये हो जाती शराब, एथिल अल्कोहल ये हो जाता है स्प्रिट, मेथिल अल्कोहल ये हो जाता है एस्टिक एसिड, इसी का अन्य नाम एथेनोइक अम्ल होता है, सिरका में पाया जाता है, किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। HCOOH यानी जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। मेथेनोइक इसका एक अन्य नाम हो जाता है, मेथेनोइक इसका एक अन्य नाम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 36 ग्राम H2O, ऑप्शन नंबर सी यानी 36 ग्राम H2O, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा कि बताओ, बताओ एक अम्ल का जो हमारा समतुल्य भार है वो किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना, एक अम्ल का जो समतुल्य भार होता है बेटा, अम्ल का समतुल्य भार, जो अम्ल होता है उसका जो समतुल्य भार होता है किसके बराबर होता है, कहोगे सर आणविक भार, आणविक भार फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, बटे क्षारकता, बटे क्षारकता, ठीक है ना। तो अम्ल का जो समतुल्य भार होता है वो किसके बराबर होता है, को कहोगे आणविक भार बटे क्षारकता। तो दिया गया आणविक भार इंटू अम्लता, आणविक भार इंटू क्षारकता, आणविक भार बटे अम्लता, तो ये हो जाएगा क्या, आणविक भार बटे क्षारकता, आणविक भार बटे क्षारकता, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि सर एक अम्ल का जो समतुल्य भार है वो किसके बराबर होता है, तो कहोगे मॉलिकुलर वेट और अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी क्षारकता, ठीक है ना। कह रहा कि दो तत्व, एक ए है जिसका परमाणु भार 75 है, और क्या है, तो बी है परमाणु भार 16 है, संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं जिसमें जिसमें 75.8% क्या है, ए है। तो बताओ यौगिक का सूत्र 75%, कह रहा एक है जो ए है उसका कितना है 75, और जो बी है उसका कितना है, उसका है कितना 16,
ठीक है ना। तो कह रहा ए और बी, जो ए और बी हैं, ए और बी हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, A2B3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2B3 कह सकते हो इसको, A2B3 कह सकते हो। क्या कह रहा है कि प्रतिशत रचना से अगर सूत्र की बात करोगे तो परमाणु भार बटे क्या, कुल आणविक भार हो जाता है। अगर बात करो कि फॉर्मूला, तो परमाणु भार बटे कुल आणविक भार निकालोगे तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, A2B3 हो जाएगा। इस तरह से आपका A2B3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं बेटा, अगर न्यूमेरल की बात करोगे तो एक न्यूमेरल की क्लास हम आपको कराएंगे अपने पास से, उसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे कि सर मोल क्या होते हैं, अवगाद्रो संख्या क्या है, और आणविक भार क्या है, द्रव्यमान भार क्या है। मतलब सारे क्वेश्चन जितने ही बन सकते हैं उस एक ही क्लास में हम सारे कवर कर रहे होंगे। ठीक है ना, उस एक ही क्लास में हम लोग सारे कवर कर रहे होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा। कह रहा कि 2000 एंगस्ट्रॉम यानी तरंगदैर्घ्य होती है, क्या होती, तरंगदैर्घ्य होती। तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के फोटोन की ऊर्जा का अनुपात 4000 एंगस्ट्रॉम वाले से। कह रहा फोटोन की ऊर्जा की अगर बात करें तो ध्यान रखो, फोटोन की ऊर्जा जिसको ई से डिनोट करते हो, ई से डिनोट करते हो Hc/λ। ये तो बेटा फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, E बराबर H न्यू, जिसको बोलते हैं न्यू बोल देते हैं, Hc/λ। जैसे जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ से E1/E2, E1/E2 अगर अनुपात की बात कर लें तो क्या λ2/λ1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब E1/E2 क्या हो जाएगा, λ2/λ1। यहाँ से अगर निकालोगे तो λ2 कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और λ1 कितना है, 2000 यानी 2। इसलिए क्या होगा, इसलिए छोटी होगी, इसलिए छोटी होगी, इसलिए क्या होगी, छोटी होगी ये। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ई क्या है यहाँ पर, ई क्या है बेटा, ऊर्जा है। ई क्या है यहाँ पर, ऊर्जा है यानी एनर्जी है। ई क्या है यहाँ पर, ऊर्जा है यानी एनर्जी है। तो अगर हमने कहा E1 ऊर्जाओं का अनुपात λ2 मतलब तरंगदैर्घ्य 2 और तरंगदैर्घ्य 1, तो दूसरी कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 4000 और पहली दी गई है 2000। तो 4000/2000 यानी 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ से आपका। कह रहा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा फोटोन प्रकाश ऊर्जा की तरंग रूप है। जॉन फोटोन है हमारा, फोटोन प्रकाश ऊर्जा की तरंग रूप है। बी ऑप्शन फोटोन धनात्मक आवेशित ताप की कण है। ऑप्शन सी फोटोन प्रकाश का क्वांटम है। एंड ऑप्शन डी फोटोन निश्चित परिमाण की ऊर्जा का बंडल है लेकिन आवश्यक रूप से ऊर्जा नहीं है। तो ध्यान रखना, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन सी जो दिया गया, ऑप्शन सी जो दिया गया, फोटोन निश्चित परिमाण की ऊर्जा का बंडल है लेकिन आवश्यक रूप से प्रकाश ऊर्जा नहीं है। मतलब आवश्यक रूप से आपकी क्या, ये आपकी लाइट एनर्जी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो क्या है, फोटोन प्रकाश का क्वांटम है। क्या है, फोटोन प्रकाश का क्वांटम, बाकी सब गलत हैं लेकिन क्वांटम की बात कर रहा तो ये आपका सी हो जाएगा कि फोटोन जो है प्रकाश का क्या है, मूलभूत कण है। लिखना चाहो लिख लो, जो आपका प्रकाश है, क्या है बेटा, जो आपका प्रकाश है, जो प्रकाश है ये क्या है, फोटोन जो है प्रकाश का मूलभूत कण है ना। जो आपका फोटोन है, फोटोन है प्रकाश का मूलभूत कण है। लैंग्वेज ध्यान कर लो भाई, मूलभूत कण है जो ऊर्जा का क्वांटम है, जो जो ऊर्जा का क्वांटम है। किसका, जो ऊर्जा का क्वांटम है, जो ऊर्जा का क्वांटम है, जैसा प्लांक ने प्रस्तावित किया। ये किसने प्रस्तावित किया, कि जैसा कि प्लांक ने प्रस्तावित किया ये बात, ठीक, प्लांक ने प्रस्तावित किया। ठीक है ना, कह रहा कि फोटोन किसका मूलभूत कण है, तो कहोगे सर प्रकाश का मूलभूत कण है। और ये बात क्वांटम जैसा, मतलब ऊर्जा का क्वांटम जैसा, और ये बात किसने बताई, तो ये बात हमारे प्लांक भाई साहब ने बताई, ये बात हमारे प्लांक भाई साहब ने बताई। तो फोटोन प्रकाश का क्वांटम है। अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ लाइट, अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाइड्रोजन के चौथे बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बोहर नहीं बाहर होगा, बोहर ऑर्बिटर, ठीक है। हाइड्रोजन के चौथे बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेग वेलोसिटी v है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तो भैया पहली कक्षा में क्या होगा 4v, पहली कक्षा में क्या होगा 4v हो जाएगा। बोहर मॉडल के हिसाब से क्या हो जाएगा 4v हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हो, अगर बात की जाए हाइड्रोजन की बात की गई तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं,
हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? हेनरी कैवेंडिश हो जाते हैं। हाइड्रोजन को किसने खोजा था? कैवेंडिश ने खोजा था। हाइड्रोजन को किसने खोजा था? तो हाइड्रोजन को खोजने वाले हमें हेनरी कैवेंडिश थे बेटा। हाइड्रोजन को किसने? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। हाइड्रोजन को किसने खोजा था? हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था बेटा। और ये हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या हो जाता है? एक हो जाता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो कहोगे सर एटॉमिक नंबर इसका एक होता है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? इसका एटॉमिक नंबर एक होता है। और जो ये एक है, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ध्यान रखना, जेड बराबर पी बराबर ई, जेड बराबर पी बराबर ई, जहाँ पर जेड क्या है हमारा? तो कहोगे सर जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या है। जेड हमारा क्या है? तो कहोगे सर जेड हमारा परमाणु संख्या है, जेड हमारा परमाणु संख्या हो जाता है। और पी हमारा क्या हो जाता है? प्रोटॉनों की संख्या हो जाता है। पी हमारा प्रोटॉनों की संख्या हो जाता है। पी हमारा प्रोटॉनों की संख्या हो जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो। नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। एंड ई, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना? इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि जेड बराबर पी बराबर ई, जेड जहां पर एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या है, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या, एंड ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या एक है, तो उसमें उसमें परमाणु क्रमांक एक, तो उसमें उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जेड बराबर पी बराबर ई, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ से तुम ध्यान रखोगे कि ये क्या है हमारा? ये है हमारा क्या? ध्यान रखना परमाणु क्रमांक से ही। अगर हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन के सर समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक की भी बात कर ली जाए, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो हो जाते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ये होता है आपका प्रोटियम। ये आपका क्या होता है? तो ये होता है प्रोटियम। 1H2 होता है ड्यूटीरियम। ये क्या होता है? तो ये होता है ड्यूटीरियम। और ये क्या होता है? टिट्रियम। टिट्रियम हो जाता है ना? तो ये आपके बेटा हो जाते हैं क्या? ये आपके हो जाते हैं आपके समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? तो कहोगे सर समस्थानिक हमारे आइसोटॉप कहलाते हैं। समस्थानिक हमारे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है? जिनकी परमाणु संख्या समान होती, 1H1, 1H2, 1H3, मतलब परमाणु क्रमांक वही रहता, बदलता नहीं है, एक एक एक। लेकिन इसमें क्या है? द्रव्यमान भार यानी परमाणु भार बदलता जाता है। देखो 1H1, 1H2, 1H3, परमाणु भार बदल रहा है लेकिन परमाणु क्रमांक समान रहे, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा समस्थानिक, यानी आप कह सकते हो वही हमारा आइसोटॉप होता है, वही हमारा आइसोटॉप होता है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? हेनरी कैवेंडिश हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप कहोगे क्या? 4V, 4V राइट हो जाएगा ना? कह रहा कि बताओ न्यूक्लाइड 18 ऑर्गन 40 और 19 के 40 क्या है न्यूक्लाइड? अब देखो 18, एक चीज समझना, कुछ चीजें हैं, एक शब्द हो जाता है बेटा आइसोटॉप, आइसोटॉप्स होता है, एक होता है आइसोबार्स, एक होता है आइसोबार्स। ठीक है ना? तो आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप जिन्हें आप कहते हो बेटा समस्थानिक, जिन्हें आप कहते हो, जिन्हें आप कहते हो समस्थानिक, और जिन्हें आप कहते हो समभारिक, जिन्हें आप कहते हो समभारिक। समस्थानिक का मतलब समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक। ठीक, मतलब इक्वल, एटॉमिक नंबर, इक्वल एटॉमिक नंबर। समभारिक, इक्वल, इक्वल एटॉमिक वेट। समान, समान एटॉमिक वेट क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार। ठीक ना? समस्थानिक जो होता है वो क्या होते हैं? समान परमाणु क्रमांक लेकिन डिफरेंट
समस्थानिक क्या होते हैं, समान परमाणु क्रमांक होने चाहिए लेकिन डिफरेंट यानी भिन्न क्या होना चाहिए, परमाणु भार। और जो संभारिक होता है वो क्या होता है बेटा, तो समान परमाणु भार लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका संभारिक और ये होता है आपका समस्थानिक, ये होता है आपका समस्थानिक, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि बताओ बताओ 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 41, 19 पोटेशियम 41, जो 19 पोटेशियम 41 है, देखो इसमें ना ही ये समान है, ये क्या होते, अगर परमाणु क्रमांक हमारे समान होते तो ये क्या हो जाते, आइसोटॉप यानी समस्थानिक हो जाते। या 40 और 41 परमाणु भार समान होते तो ये क्या हो जाते, ये हो जाता संभारिक, ये हो जाता संभारिक, ठीक है ना। तो ना ही ये समस्थानिक है ना ही ये क्या है, संभारिक है। तो सही क्या हो जाएगा आपका, ये आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन हो जाएगा। तो ना ही ये समस्थानिक में आएगा और ना ही किस में आएगा, संभारिक में आएगा। तो ये आपका किस में हो जाएगा, आइसोटोन में हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड आइसोबार है। आइसोबार है तो मतलब आइसोबार क्या है आपका, आइसोबार, आइसोबार बेटा जिसमें समान परमाणु भार, समान परमाणु भार, समान परमाणु भार, आइसोबार मतलब क्या है, समभारिक है, समभारिक है, यही तो है। समभार मतलब समान भार वाले जो होते हैं, समान भार वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं आइसोभार। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, 18 ऑर्गन बेटा 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। देखो समान भार मतलब इनका परमाणु भार क्या है, समान है लेकिन डिफरेंट क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो ऐसे केस में ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा किसके, समभारिक के। तो आपसे कहा गया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लाइड आइसोबार है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो यहाँ पे समभार कितना है, भार यहाँ 40 दिया गया है, यहाँ 42 दिया गया है, और भार समान होने चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पे 40 दिया गया है, यहाँ पर 41 दिया गया है, भार अलग अलग हैं, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, 18 ऑर्गन 40 और 21 स्कैंडियम 40, मतलब संभारिक समान भार कितना हो जाता है, तो 40 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18 ऑर्गन 40 और 21 स्कैंडियम 40, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 122 क्या है, तो कह रहा बहुल अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया। जो हमारा बहुल अनुपात का नियम है किसने प्रस्तावित किया, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन was proposed by, ऑप्शन इज डॉल्टन, ऑप्शन बी डुलोंग, पैटिट या लेवोजियर। तो ध्यान रखना अगर पूछा है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, कौन, ऑप्शन की बात करें कि बहुल अनुपात का नियम, तो ये हमारे जॉन डॉल्टन भाई साहब ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए जॉन डॉल्टन ने कब दिया था, तो सन 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में बहुल अनुपात का नियम, कौन सा अनुपात, बहुल अनुपात का नियम। और ये हिस्सा किसका है, तो पूछ लिया है तो कह देना सर परमाणु सिद्धांत, किसका हिस्सा है, परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी का हिस्सा है, परमाणु सिद्धांत का हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो ध्यान रखना कि बहुल अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डॉल्टन ने दिया था। किस सन में दिया था, सन 1803 ईस्वी में दिया था। और ये किसका हिस्सा हो जाता, तो कहोगे सर परमाणु सिद्धांत का हो जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया बताओ रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं, रसायन विज्ञान के जनक, अब रसायन कोई भी हो, मॉडर्न हो या आपकी पुरानी हो, एंशियंट हो, तो रसायन विज्ञान के बेटा जनक पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाते, तो कहोगे एंटोनी लेवोजियर। कौन हो जाते हैं, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर हो जाते हैं हमारे, एंटोनी लेवोजियर हो जाते हैं हमारे रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंटोनी लेवोजियर। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डॉल्टन, बहुल अनुपात का नियम सन 1803 ईस्वी में दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तत्वों की समतुल्य मात्राओं का विचार, तत्वों की समतुल्य मात्राओं का विचार अनुपात के नियम से निकलता है। ऑप्शन इज फर्स्ट है बहुल, बहुल अनुपात का नियम, अभी बताया कि बहुल अनुपात का नियम किसने दिया, जो आपका बहुल अनुपात का बेटा नियम है, बहुल अनुपात का जो नियम है, जो बहुल अनुपात का नियम है ये किसने दिया, तो ये सन 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में जॉन डॉल्टन ने दिया, जॉन डॉल्टन ने दिया तुम्हारे, ठीक है। जो किसका है, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत का हिस्सा है, जो किसका, परमाणु सिद्धांत का हिस्सा है, परमाणु सिद्धांत का हिस्सा हो जाता है ना। कह रहा कि
व्युत्क्रम समतुल्य निश्चित, तो ध्यान रखो कि तत्वों की समतुल्य मात्राओं का विचार अनुपात के नियम किससे निकलता, तो ये निकलता है हमारा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है ना, बहुल अनुपात का नियम, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि पूछा है कि परमाणु सिद्धांत या एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ए बी जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी, ए बी जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी, उसी का हिस्से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मान लीजिए मानव शरीर में 80% पानी है, 65 किलोग्राम द्रव्यमान वाले व्यक्ति के शरीर में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, मजबूत अणुओं की संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखो ऑप्शन है 17.39, तो ये याद कर लो, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 17.39 गुणे 10 की पावर 26, 17.39 गुणे 10 की पावर 36, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 124 का डी, तो 17.39 इंटू 10 की पावर 26, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है एक धातु ऑक्साइड में 60% धातु पाई गई, तो धातु का समतुल्य भार कितना है, धातु का समतुल्य भार कितना है, 8 12 24 36, 8 12 24 36 कह रहा धातु ऑक्साइड है। अगर हम बात करें ऑक्साइड में 60% धातु और 40% ऑक्सीजन, ऑक्साइड में 60%, 40%, 60% आपका बेटा धातु, 40% ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम कहें 100 ग्राम ऑक्साइड में, यही अगर रेशियो की बात कर लो, अगर तुम देखो 100 ग्राम ऑक्साइड, 100 ग्राम ऑक्साइड है, तो इसमें 60 ग्राम क्या होगा, 60 ग्राम आपका धातु हो जाएगा, और बेटा 40 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक। तो क्या एक धातु ऑक्साइड में 60% हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12, ठीक। कह रहा अमोनियम क्लोराइड के 4 ग्राम को पूर्ण रूप से विघटित करने के लिए ठीक ठीक, अमोनियम क्लोराइड के 4 ग्राम को पूर्ण रूप से विघटित करने के लिए कितने द्रव्यमान के स्लेक्ट लाइम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बेटा कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है NH4Cl, NH4Cl। अगर हम बात करें बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, इसकी बात अगर करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है CaOH, इसी को हम कहते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। जो स्लेक्ड लाइम होता है ये आपका क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH ही हो जाता है, और NH4Cl ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। तो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड के 4 ग्राम को पूर्ण रूप से विघटित करने के लिए कितने द्रव्यमान, तो कहोगे सर 2.766 ग्राम, 2.766 ग्राम, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये आज के बेटा क्वेश्चन थे अपने केमिस्ट्री के। तो आज आप सभी लोग जितने भी फैक्ट्स हैं ये आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे, और एक बार क्लास को सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दोगे, क्योंकि जिनका भी आपका एग्जाम होगा वो सभी लोगों तक आपकी ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।